हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th के मैथ्स के सेकंड चैप्टर में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन का मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। इस वीडियो से पहले मैंने पिछले तीनों एक्सरसाइजेस के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उन्हें बाद में जाकर देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, the relation f is defined by this। मतलब हमें यहाँ पे एक रिलेशन डिफाइंड है fx के फॉर्म में, और एक रिलेशन g डिफाइंड है gx इक्वल टू दिस। ठीक है, आपको दोनों देखने में एक जैसे लग रहे होंगे, लेकिन एक जैसे नहीं है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। ये सारी वैल्यूज सेम है, लेकिन यहाँ पे जो x की रेंज है वो अलग अलग है। हमें दिखाना है कि f फंक्शन है लेकिन g फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो आपने फंक्शन का डेफिनेशन पढ़ा था, पिछले वीडियो में मैंने फंक्शन का डेफिनेशन बताया भी था। ठीक है, फंक्शन एक ऐसा रिलेशन होता है जिसमें डोमेन के हर एक एलिमेंट का इमेज होता है और वो इमेज यूनिक होता है। अब यहाँ देखिएगा प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। हमें दिखाना है कि f एक फंक्शन है। f एक फंक्शन है मतलब मैं जो भी x का वैल्यू लूंगा उसके लिए मुझे यूनिक इमेज मिलेगा। अब देखिए, इस प्रॉब्लम में, इस क्वेश्चन 1 में हमें 3 पे प्रॉब्लम है, क्योंकि 3 पे ही जो है वो फंक्शन बदल रहा है, या कह सकते हैं रिलेशन बदल रहा है। ठीक है, क्योंकि हमें प्रूफ करना ना फंक्शन है कि नहीं है। ठीक है, तो 3 पे ही प्रॉब्लम है। एक बार मैं f ऑफ 3 इस पहले वाले कंडीशन से निकाल रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा ना, क्योंकि पहले वाले कंडीशन में बोला है x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9। ठीक, अब मैं दूसरे वाले से f ऑफ 3 निकाल रहा हूं, यानी 3 का इमेज निकाल रहा हूं। दूसरे वाले से निकालेंगे तो 3x करना पड़ेगा, यानी 3 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये भी 9 आया। तो मैंने इस वाले कंडीशन से f ऑफ 3 निकाला तो भी 9 आया, इस वाले कंडीशन से भी f ऑफ 3 निकाला तो भी 9 आया। मतलब इस 3 का बस एक ही इमेज है, वो है 9। इस 3 का एक ही इमेज है, वो है 9, चाहे आप पहले वाले से निकालें चाहे दूसरे वाले से निकालें, क्योंकि इस रिलेशन को 3 पे ही प्रॉब्लम थी, क्योंकि 3 पे ही रिलेशन चेंज हो रहा था, है ना। ध्यान से देखिएगा, मैं फिर से समझा रहा हूं क्या हुआ है। इन सबको मिटा दे रहा हूं। ठीक है, आप लोगों ने फंक्शन का डेफिनेशन पढ़ा था कि फंक्शन एक ऐसा रिलेशन होता है जिसमें डोमेन के हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज होता है। ठीक है, तो क्योंकि इस वाले रिलेशन में इस 3 पे ही प्रॉब्लम थी, ठीक है, इस 3 पे ही ये फंक्शन अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहा था। ठीक है, कभी x स्क्वायर हो जा रहा है, कभी 3x हो जा रहा है, तो 3 पे ही प्रॉब्लम है। तो मैंने 3 पर ही इस रिलेशन को चेक किया। मैंने f ऑफ 3 निकाला। f ऑफ 3 मतलब इस x के जगह 3, इस x के जगह 3, तो मतलब या तो यहां से एंटर करें या तो यहां से एंटर करें। ठीक है, तो यहां से जब मैंने एंटर किया, यानी जब मैंने x स्क्वायर किया, तब मैं कहूंगा 3 का स्क्वायर किया। ठीक है, और 3 का स्क्वायर 9 होता है। और एक बार मैंने f ऑफ 3 इस वाले कंडीशन से निकाला, यानी 3 इंटू 3, क्योंकि 3x था ना सेकंड वाला कंडीशन, तो वहां से भी 9 ही आया। मतलब इस 3 का एक ही इमेज है, वो है 9। ठीक है, और इस वाले रिलेशन को बस 3 पर ही प्रॉब्लम थी। मैं कहूंगा f इज अ फंक्शन। ठीक है, f इज अ फंक्शन, मैं सिर्फ fn लिखूंगा। ठीक है, अब देखते हैं g क्यों फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो मैं एक बार g ऑफ 2 निकाल रहा हूं, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में हमें 2 पर प्रॉब्लम हो रही है ना, 3 पे नहीं, 2 पे प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं g ऑफ 2 निकाल रहा हूं इसीलिए। ठीक है, तो g ऑफ 2 पहले मैं पहले कंडीशन से निकालूंगा, जो कि है x स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर, दैट इज 4। ठीक, अब मैं दूसरे वाले कंडीशन से g ऑफ 2 निकालूंगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x मतलब 3 इंटू 2, दैट इज 6। इस बार आप देखिए, 2 का जो इमेज है वो 4 भी आ रहा है, 2 का इमेज 6 भी आ रहा है,
यानी इस 2 के 2 अलग अलग इमेजेस हैं। सही बात है। तो मैं लिखूंगा सिंस 2 हैज different images, therefore G is not function। डिफरेंट इमेज है ना, मैंने क्या बोला था, फंक्शन वो होता है जिसका यूनिक इमेज होता है, ठीक है, हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज होता है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट इमेज मिल रहा है, एक बार 4 मिल रहा है, एक बार 6 मिल रहा है, तो G इज नॉट फंक्शन। ठीक है, जब सेम इमेज मिलेगा तो फंक्शन होगा, जब सेम इमेज नहीं मिलेगा तो फंक्शन नहीं होगा। जैसे इस केस में 3 का इमेज 9 था, चाहे पहले वाले कंडीशन से निकाला जाए चाहे दूसरे वाले कंडीशन से निकाला जाए, दोनों ही कंडीशन में 3 का जो इमेज था वो 9 ही था। लेकिन जब मैंने G के बारे में चेक किया तो मैंने देखा कि G को 2 पर प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने एक बार G ऑफ 2 निकाला, 2 का इमेज 4 आया पहले वाले कंडीशन के मुताबिक। फिर मैंने G ऑफ 2 निकाला दूसरे वाले कंडीशन के मुताबिक, 3x यानी 3 इंटू 2 दैट इज 6। तो इस 2 के 2 इमेजेस आए 4 और 6, है ना। 2 तो नहीं बदला लेकिन इमेजेस बदल गए 4 और 6, तो मैं कह सकता हूँ यूनिक इमेज नहीं है, दैट इज डिफरेंट इमेज है। जब डिफरेंट इमेज होता है फंक्शन नहीं होता है, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी है, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। कह रहा है कि हमारे पास fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है, हमें निकालना है f 1.1, ठीक है, f 1.1 माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 1.1 माइनस 1, इसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखिएगा बहुत ध्यान से, नीचे तो पक्का 1.1 में से जब 1 घटाएंगे तो ये 0.1 हो जाएगा। ठीक है, 1.1 हमें fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर गिवन है, तो मतलब f 1.1 यानी 1.1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 1.1 का स्क्वायर माइनस फिर f ऑफ 1 मतलब 1 का स्क्वायर, क्योंकि फंक्शन एक्स स्क्वायर है, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर। सॉल्व कर ले रहे हैं, देखते हैं कितना आता है। ठीक है, ऊपर ये जब 1.1 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो ये आएगा 1.21, निकाल लीजिएगा आप लोग, माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, डिवाइडेड बाई 0.1। ठीक है, तो जब ऊपर माइनस करेंगे तो ये आएगा 0.21 डिवाइडेड बाई 0.1। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2.1। ठीक है, यही हमारा आंसर है। सिंपली कुछ नहीं करना था इसमें, हमें बस 1.1 का स्क्वायर कर देना था और फिर 1 का स्क्वायर कर देना था, हमारा आंसर आ जाता। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू दिस। ठीक है, हमें डोमेन निकालना है। ध्यान से देखिएगा, पहले मैं इस फंक्शन को सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, फंक्शन हमारा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई नीचे है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। अच्छा, हम लोग इस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को फैक्टराइज कर सकते हैं ना। फैक्टराइज करने के बाद हमें मिलेगा क्या, देखिएगा ध्यान से, बहुत ही ध्यान से। ठीक है, जब हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो ये जाएगा एफ एक्स इक्वल टू, ऊपर जब फैक्टराइज करेंगे मतलब इस वाले को जब फैक्टराइज करेंगे तो हमारा आएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, आपको फैक्टराइजेशन करने आता होगा, डिवाइडेड बाई नीचे भी तो हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं, नीचे भी। ठीक है, तो जब नीचे फैक्टराइज करेंगे तो आपका आंसर आएगा x माइनस 6 x माइनस 2, फैक्टराइज करके देख लीजिएगा। ठीक है, अब जरा सोचिए डोमेन निकाला कैसे जाता है। डोमेन कैसे निकाला जाता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। डोमेन निकालने के लिए बस ये आप देखिए कि आप इस x के जगह क्या क्या रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा जरा सोचिए, मैं इस x के जगह 6 रख देता तो क्या होता, ऊपर तो 7 का स्क्वायर आ जाता, क्योंकि 6 प्लस 1 7, 7 का स्क्वायर। नीचे देखिए 0 मल्टीप्लाई बाई x माइनस 2 दैट इज 6 माइनस 2 दैट इज 4, तो 0 इंटू 4 तो 0 ही होता है, तो मैं इसको मिटा के 0 लिख दे रहा हूं। अब देखिए ऊपर एक नॉन जीरो नंबर है, नीचे 0 है, और जब भी नीचे 0 हो जाता है तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है।
तो मेरी बात, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैं ऐसा कह सकता हूं इस फंक्शन को 6 पर प्रॉब्लम है। किस पे प्रॉब्लम है? 6 पर। ठीक है, तो मतलब x जो है वो 6 नहीं हो सकता है, क्योंकि 6 पर अनडिफाइंड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? उसी तरह जब मैं इस x के जगह 2 रखूंगा तो ये वाली क्वांटिटी 0 हो जाएगी, है ना। अब ये 0 हो गई तो 0 मल्टीप्लाई बाय दिस कर दे रहा हूं मैं। जब हम लोग x की जगह 2 रखेंगे तो ऊपर तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 2 - 6 दैट इज -4 मल्टीप्लाई बाय 0। ठीक है, और नीचे हो जाएगा अल्टीमेटली 0, यानी फिर से 0 ही आ जाएगा। ठीक है, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ x के जगह 2 भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2 पे भी प्रॉब्लम आ रही है। x के जगह 2 भी नहीं होना चाहिए, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ बस 6 और 2 पे ही प्रॉब्लम है। तो मैं क्या करूँगा, डोमेन जो कि है हमारा रियल नंबर -6, 2, मतलब डोमेन हम निकालने के लिए रियल नंबर में से 6 और 2 को हटा देंगे। इसका मतलब क्या है, मैं हर एक रियल नंबर यहाँ पे रख सकता हूँ 6 और 2 को छोड़कर। तो मैंने रियल नंबर में से 6 और 2 हटा दिया है। बात समझ आ रही है आपको? इसमें नहीं कोई दिक्कत है? फिर से आइए देखते हैं हम लोगों ने किया क्या है। इस क्वेश्चन में हमें डोमेन निकालना था। ठीक है, तो मैंने इस फंक्शन को पहले लिखा, ऊपर वाला फैक्टराइज हो रहा था तो मैंने उसे फैक्टराइज कर दिया, नीचे वाला फैक्टराइज हो रहा था तो मैंने उसे भी फैक्टराइज कर दिया। अब डोमेन मतलब होता है कि मैं इस x के जगह क्या क्या रख सकता हूँ। तो मुझे पता चला कि मैं 6 तो नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि 6 - 6 करने पे नीचे वाला 0 हो जाता। उसी तरह मुझे पता चला मैं इस x के जगह 2 भी नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि 2 - 2 करने पे ये नीचे वाला 0 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे 0 नहीं आना चाहिए। तो मैं ये कह सकता हूँ हर एक रियल नंबर रखा जा सकता है, हर एक रियल नंबर रखा जा सकता है, लेकिन 6 और 2 नहीं रखा जा सकता है। तो मैंने 6 और 2 हटा दिया, रियल नंबर में से माइनस कर दिया। ठीक है, यही हमारा डोमेन हो जाएगा। यहाँ पे कॉमा लगा लीजिएगा, यही हमारा आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ रियल फंक्शन f डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू दिस। हमें डोमेन और रेंज निकालना है इस फंक्शन का। ठीक है, तो सबसे पहले डोमेन निकालेंगे। ये एक स्क्वायर रूट फंक्शन है, बहुत ही फेमस फंक्शन होता है। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, बहुत ही ध्यान से। ठीक है, मैं fx इज इक्वल टू लिख रहा हूँ √x-1। अब मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था स्क्वायर रूट फंक्शन के बारे में, है आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो फिर दिक्कत है। स्क्वायर रूट फंक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था। स्क्वायर रूट फंक्शन इसको कहा जाता है √x को, और इसका कंडीशन ये होता है कि जो अंदर वाला है यानी x, ये पक्का 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इस पर यही कंडीशन होती है। आपने स्क्वायर रूट फंक्शन के बारे में पढ़ा होगा। इस पर पहला कंडीशन ये है कि x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। दूसरा ये कंडीशन है कि जो √x होता है वो 0 से या फिर 0 के बराबर होता है, 0 से बड़ा होता है या उसके बराबर होता है। ये दो चीजें आपको स्क्वायर रूट फंक्शन के बारे में मालूम होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी तो स्क्वायर रूट फंक्शन है, बस रूट के अंदर x-1 लिखा है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ इस वाले केस में जो ये अंदर वाली चीज थी वो 0 या फिर 0 से बड़ी थी, 0 या फिर 0 से बड़ी थी, तो अंदर वाला चीज 0 या फिर 0 से बड़ा होगा। मैं ऐसा कह सकता हूँ, तो मैं लिखूंगा x-1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अंदर वाली चीज 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो इस -1 को उधर भेज देंगे तो +1 हो जाएगा, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। और मैंने बताया था डोमेन मतलब x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो हमें मालूम चल रहा है कि x की वैल्यू जो है वो 1 या फिर 1 से बड़ी होनी चाहिए। तो मैं डोमेन को ऐसे लिख सकता हूँ, देखिएगा ध्यान से, वो सारे x जिसके लिए x जो है वो 1 से बड़ा हो। ठीक है, या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्लोज इंटरवल 1, ठीक है, 1 पे क्लोज इसलिए लगाया है क्योंकि नीचे इक्वल का साइन है, इसलिए यहाँ पे क्लोज लगेगा। और इन्फिनिटी तक, मतलब 1 से लेके सारे नंबर इन्फिनिटी तक, ये आपका डोमेन हो जाएगा। बात समझ आ रही है? अब देखिएगा रेंज कैसे निकालेंगे। रेंज मतलब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जैसे ये दिया है fx इक्वल टू √x-1। ठीक है, तो fx को हम लोग y मान लेते हैं, इसके जगह y हो जाएगा y इक्वल टू √x-1। ठीक है, तो रेंज मतलब होता है इस y की वैल्यू क्या क्या आ पाएगी, मतलब इस y की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, यही हमें निकालना है। अभी मैंने आपको बताया था
कि जो स्क्वायर रूट फंक्शन होता है वो 0 या 0 से बड़ा होता है। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ रूट एक्स माइनस वन भी जो है वो 0 या 0 से बड़ा होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा उस चीज को। ठीक है, स्क्वायर रूट फंक्शन जो है यानी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस वन ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस वन एक्चुअली ये वाई था, तो मैं कह सकता हूँ वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ध्यान से देखिए, जो y की वैल्यू है वो स्क्वायर रूट एक्स माइनस वन है, तो इस स्क्वायर रूट एक्स माइनस वन की जगह मैंने y रख दिया। ठीक है, तो हमें मिला कि जो y है वो 0 या 0 से तो बड़ा ही होगा। एक कंडीशन मिली है, अभी एक और कंडीशन मिलेगी, चिंता न करिए, क्योंकि y इज इक्वल टू रूट एक्स माइनस वन था, मैं दोनों ही साइड स्क्वायर कर दूं तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वन। ठीक है, फिर इस माइनस वन को इधर लेके जाएंगे तो वाई स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से कोई कंडीशन नहीं मिलने वाली है कि हम y की जगह क्या क्या रख सकते हैं, यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला है, तो बस हमारा आंसर हो जाएगा रेंज में हमारा आंसर हो जाएगा वो सारे y जिसके लिए y जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। बात समझ आ रही है आपको? क्योंकि इस वाले चीज से हमें कुछ मिला नहीं कि y की जगह क्या क्या हम लोग नहीं रख सकते हैं। यहाँ से तो मालूम चल रहा है क्योंकि y का स्क्वायर है यानी y की जगह मैं कुछ भी रख सकता हूँ, तो ये कंडीशन हमारी कोई काम की नहीं है। ठीक है, ये कंडीशन हमारे लिए कोई काम की नहीं है, बस हमें इसी से ही मतलब था। ठीक है, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसे आप इंटरवल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ऐसे क्लोज इंटरवल 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, क्योंकि 0 पे इक्वल का साइन है इसलिए यहाँ पे क्लोज इंटरवल आएगा। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ रियल फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन। ठीक है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन है क्या। ये मॉडुलस फंक्शन है, और मॉडुलस फंक्शन के बारे में भी आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो चिंता करने की बात है कि आपको स्कूल में पढ़ाया नहीं जा रहा है। मॉडुलस फंक्शन ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन इसे कहते हैं, मॉड ऑफ एक्स माइनस वन। इसमें एक कंडीशन होता है कि एक्स जो है वो कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस वाले फंक्शन में एक्स के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, एक्स कुछ भी हो सकता है, यानी कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, दूसरा एक कंडीशन है कि जो मॉड एक्स होता है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, तो क्योंकि हमें मालूम चला इस x माइनस वन के जगह में कोई सा भी रियल नंबर रख सकता हूँ। ठीक है, तो यह जाएगा x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, क्यों हो जाएगा x बिलोंग्स टू रियल नंबर? इस x के जगह आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बात समझ आ रही है आपको? इस x के जगह आप हर एक रियल नंबर रख सकते हैं ना, कोई दिक्कत होगी इस फंक्शन को रखेंगे तो? कोई ऐसा नंबर है जिसपे इस फंक्शन को दिक्कत हो जाएगी? 1 रखेंगे, अगर कुछ लोगों को लग रहा होगा कि 1 पे दिक्कत आ सकती है, मैं दिखा दे रहा हूँ। एफ एक्स इजल टू जाएगा मॉड 1 माइनस वन, ये हो जाएगा मॉड 0 दैट इज 0। फंक्शन तो डिफाइंड है ना, फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है तो डिफाइंड है। अरे जब 1/0 आता तब डिफाइंड नहीं होता। ठीक है, तो इस फंक्शन को किसी भी वैल्यू पर प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मतलब मैं इस x के जगह कोई सा भी रियल नंबर रख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ x जो है वो कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है। तो डोमेन मतलब x की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, तो x की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, सारे रियल नंबर, तो डोमेन आपका रियल नंबर का सेट हो जाएगा। ठीक है, डोमेन जो है वो आपका रियल नंबर का सेट हो जाएगा। अब बारी है रेंज की, तो एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन है। ठीक, एफ एक्स को हम लोग क्या करते हैं, y मान लेते हैं, तो y इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन। और अभी आपने देखा कि जो मॉड होता है, मॉड ऑफ एक्स, वो हमेशा 0 या फिर 0 से बड़ा होता है, तो मैं कह सकता हूँ कि मॉड ऑफ एक्स माइनस वन भी 0 या फिर 0 से बड़ा होगा। सही बात है? अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, मॉड ऑफ एक्स माइनस वन ये हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा। अब मॉड ऑफ एक्स माइनस वन ये आपका y हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने मॉड ऑफ एक्स माइनस वन को y माना था, ये y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और y ही रेंज होता है, मतलब है ना, तो रेंज क्या हो जाएगा, रेंज मतलब वो सारे y जिसके लिए y जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। ठीक है, इसे मैं इंटरवल के फॉर्म में लिख सकता हूँ 0, इन्फिनिटी। बहुत ही सिंपल है, कुछ भी इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैंने बस इस कंडीशन का इस्तेमाल किया है कि जो मॉडुलस फंक्शन होता है वो हमेशा 0 या फिर 0 से बड़ा होता है,
तो मॉड ऑफ x माइनस वन भी 0 या फिर 0 से बड़ा होगा। और रेंज मतलब होता है y की क्या क्या वैल्यू, तो मॉड ऑफ x माइनस वन की जगह मैंने y रख दिया, क्योंकि जो y है वो मॉड ऑफ x माइनस वन के इक्वल है, तो इस चीज की जगह मैंने y रख दिया। ठीक है, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया, इसका मतलब रेंज आपका ये हो जाएगा, सिंपल। अब देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है। सिक्स्थ क्वेश्चन है लेट f इज इक्वल टू दिस बी अ फंक्शन फ्रॉम r टू r, डिटरमाइन द रेंज ऑफ f। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप जब भी इस तरह से लिखते हैं ना, एफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग, सपोज कर लीजिए एक्स स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एफ इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर। ठीक है, मतलब पहले एक्स लिखना रहता है, फिर कॉमा करके ये जो एफ एक्स की वैल्यू होती है वही, ये होता है इस स्टेटमेंट का मतलब। बात समझ आ रही है? तो इसका उल्टा भी हम लोग समझ सकते हैं कि ये x है तो ये एफ एक्स होगा। ठीक है, सही बात है। तो मैं कह सकता हूँ एफ एक्स हमें पता है, एफ एक्स इक्वल टू है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सही बात है, तो मैं इस चीज को मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, इस चीज को भी मिटा दे रहा हूँ। मैंने क्या बताया आपको, क्योंकि फंक्शन में आपको इस तरह से गिवन नहीं गिवन था, हमें जो फंक्शन दिया हुआ था यहाँ पे एफ इजिकल टू, वो इस फॉर्म में नहीं था। तो हम लोग पहले इस स्टेटमेंट को इस फॉर्म में बदले। कैसे बदले? कुछ नहीं करना है, जो भी यहाँ पे दिया रहे वही एफ एक्स की वैल्यू हो जाती है, सिंपल, एक लाइन में। ठीक है, हमें इसका रेंज निकालना है, तो मैंने क्या बताया था, आप इस एफ एक्स को वाई मान लीजिए। ठीक है, मैंने क्या बताया था आपसे कि इस एफ एक्स को वाई मान लीजिए, तो मैंने वाई माना इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब रेंज मतलब होता है कि इस वाई की जगह क्या क्या आ सकता है, रेंज मतलब इस वाई की जगह क्या क्या आ सकता है। ठीक है, तो देखेंगे क्या क्या आ सकता है, तो दिक्कत थोड़ी ना। अच्छा एक बात बताइए, बहुत ही सिंपल सी बात है, मैं लिखने जा रहा हूँ। क्या आपको ये बात पता है कि जो एक्स स्क्वायर है वो छोटा होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 से? किसी नंबर में आप 1 जोड़ देंगे तो वो नए वाले नंबर से तो छोटा ही होगा ना। अब ये रिलेशन तो सही है कि जो एक्स स्क्वायर होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 से क्या होता है, छोटा ही होता है ना। और साथ में ही मैं कह सकता हूं जो एक्स स्क्वायर होता है वो 0 से बड़ा या फिर बराबर भी हो सकता है। ठीक है, क्या ये लाइन आपको समझ में आ रही है जो मैंने लिखी है अभी? इसमें कोई दिक्कत है आपको? एक्स स्क्वायर पक्का 0 या फिर 0 से बड़ा होगा, आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करके देख लीजिए, वो 0 से तो बड़ा ही होगा। और वो नंबर जो है यानी एक्स स्क्वायर, ये छोटा होगा ना एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, क्योंकि इस एक्स स्क्वायर में 1 जुड़ गया है, तो एक्स स्क्वायर तो छोटा ही हो जाएगा ना। आप अपने हाइट में 1 जोड़ लीजिए तो जो आंसर आएगा वो आपसे तो बड़ा ही होगा ना। सिमिलरली एक्स स्क्वायर में अगर आप 1 जोड़ देंगे तो ये चीज बड़ी हो जाएगी ना इससे, तो ये लाइन सही है। अब देखिएगा मैं इस लाइन का इस्तेमाल कैसे करूंगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं क्या करूंगा, इन तीनों को ही, ठीक है, इन तीनों को ही मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा, तीनों को 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तीनों को ही 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा। सही बात है, देखते हैं क्या होता है। ये हो जाएगा 0 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो इस चीज को मैं मिटा दे रहा हूँ, ये जो येलो वाला चीज था, मैंने क्या किया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से सबको डिवाइड कर दिया। ठीक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, ये पहला स्टेप था, ये दूसरा स्टेप था। ठीक, 0 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो 0 ही होगा, लेस देन इक्वल टू, ये पूरी ही चीज y है, क्यों है नहीं y? बिल्कुल है। लेस देन ये चीज क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैं वापस एक्स स्क्वायर प्लस 1 नहीं दे सकता हूँ? बिल्कुल ले सकता हूँ, तो ये दोनों कट जाएंगे तो हमें मिलेगा 1। तो y की कंडीशन तो मिल गई कि 0 से 1 के बीच में होना चाहिए, तो जो हमारा रेंज हो जाएगा, ठीक है, मैं कह सकता हूँ वो y सच दैट 0 से बड़ा हो या इक्वल हो या फिर छोटा हो 1 से। इसे आप इंटरवल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 0 पे क्लोज लगाएंगे, 1 पे ओपन, क्योंकि 1 के नीचे कह सकते हैं 1 के जो पास वाला
इक्वालिटी का साइन है या इनइक्वालिटी का साइन है उसके नीचे इक्वल नहीं है, इसीलिए ओपन लगेगा। ठीक है, ये सब आपको स्कूल में सिखाया गया होगा। तो ये आ गया आपका रेंज। ठीक, सिंपल है, बस इस इनइक्वालिटी को ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी है। ठीक है, और ये नेचुरल है, मतलब ऐसा नहीं है कि इसे आप सोच नहीं सकते हैं, क्वाइट ऑब्वियस सा है। ठीक है, अब देखिए सेवेंथ क्वेश्चन क्या है। सेवेंथ क्वेश्चन है लेट एफ कॉमा जी डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर बी डिफाइंड रिस्पेक्टिवली बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, जी एक्स इज इक्वल टू टू एक्स माइनस वन, फाइंड एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, फिर एफ बाई जी। ये तो बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है ना इसमें, दिखा रहा हूँ कैसे। हमें निकालना है, हमें दिया क्या है, हमें दिया है एफ एक्स बराबर एक्स प्लस वन, फिर दिया है जी एक्स बराबर टू एक्स माइनस थ्री। हमें पहले निकालना है एफ प्लस जी। एफ प्लस जी मतलब एफ प्लस जी बाहर एक्स। ठीक, यानी इन दोनों फंक्शन को जोड़ देना है, तो एक्स प्लस वन प्लस टू एक्स माइनस थ्री। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा थ्री एक्स माइनस टू। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा एफ प्लस जी ऑफ एक्स। ठीक है, मतलब ये आएगा। सिंपली कुछ नहीं करना है, दोनों को जोड़ देना है, इन दोनों को जोड़ देना है अगर आपको एफ प्लस जी निकालना है तो। ठीक है, कुछ नहीं करना है। सिमिलरली अगर एफ माइनस जी निकालना है तो दोनों घटा दीजिए। ठीक है, तो ये पहले लिखिए एफ माइनस जी बाहर एक्स। ठीक, ये हो जाएगा एक्स प्लस वन माइनस ब्रैकेट में कर लीजिए टू एक्स माइनस थ्री। ठीक, इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस एक्स प्लस फोर। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब तीसरा है एफ बाई जी। ठीक, ये हो जाएगा एफ एक्स बाई जी एक्स। ठीक, एफ एक्स मतलब एक्स प्लस वन, जी एक्स मतलब टू एक्स माइनस थ्री। आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल है, मैंने एफ प्लस जी निकाला, दोनों को जोड़ दिया, एफ माइनस जी निकाला, दोनों को घटा दिया, एफ बाई जी निकाला तो मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 8 है, ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेट f is equal to 1, 1, 2, 3, 0, -1, -1, -3 be a function from z to z defined by fx is equal to ax plus b। ठीक है, ये b किनारे लिख दिया है मैंने। ठीक है, यहाँ पे b कर लीजिए ताकि आपको अच्छे समझ में आ सके। ठीक है, fx जो है वो ax प्लस b है। ठीक है, फॉर सम इंटीजर्स a एंड b फाइंड a एंड b। तो बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, याद करिए मैंने आपको बताया था कि अगर इस तरह लिखा है x कॉमा, समझिए यहाँ पे कोई नंबर लिखा है, तो ये जो चीज होती है वो एफ एक्स को रिप्रेजेंट करती है, मैंने आपको ऐसा बताया था। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, हमें लिखा हुआ है एफ एक्स जो है वो है ए एक्स प्लस बी। हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है। हमें गिवन है 1, 1, 1, 1 मतलब एक्स की वैल्यू 1, ये पहला वाला एक्स होता है, दूसरा वाला एफ एक्स होता है। ठीक है, तो एक्स 1 है, एफ एक्स भी 1 है। ठीक है, एफ एक्स भी 1 है, बात समझ आ रही है। तो मैं इस एफ एक्स की जगह, हमें गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अब क्योंकि एफ एक्स 1 है तो इसके जगह मैं 1 लिख दे रहा हूँ, इज इक्वल टू ए एक्स, यानी ए इंटू एक्स की जगह क्या है 1, एक्स जो क्या है वो है 1, तो ए इंटू 1 प्लस बी हो जाएगा 1 इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये पहला इक्वेशन मिला। ठीक है, अब देखिए एक और है, मैं इसका इस्तेमाल कर ले रहा हूँ 2, 3, 2, 3। मैंने बताया था पहला वाला जो एलिमेंट होता है वो x होता है, यानी x बराबर 2। दूसरा वाला जो होता है वो एफ एक्स होता है, यानी एफ एक्स बराबर 3। ठीक, हमें गिवन क्या था, हमें गिवन था एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो एफ एक्स तो 3 है, तो यहाँ पे 3 इज इक्वल टू ए एक्स क्या है आपका, x है आपका 2, तो ये हो जाएगा a इंटू 2 प्लस बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू a इंटू 2 दैट इज 2a प्लस बी। तो हमें दो इक्वेशन मिले। ठीक है, हमें दो इक्वेशन मिले, मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ दोनों इक्वेशन को। ठीक है, हमें मिला a प्लस बी इज इक्वल टू 1 और एक और मिला 2a प्लस बी इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो माइनस कर दीजिए, यहाँ माइनस लगाएंगे तो ये जो प्लस है वो माइनस में हो जाएगा, b से b कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस आएगा, ये हो जाएगा -2 और हो जाएगा -a।
माइनस से माइनस कट जाएगा, ए की वैल्यू 2 मिल जाएगी। ये लीनियर इक्वेशन है, आपको सॉल्व करना आता होगा। ए की वैल्यू 2 आ गई तो बी की वैल्यू क्या होगी, -1 निकाल लीजिएगा। ठीक है, मेरा काम था कॉन्सेप्ट बताना, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना आप लोगों ने क्लास 10th में सीख लिया होगा। ठीक है, मेरी बात सुन आ रही है? मैं इस चीज़ को मिटा दे रहा हूँ क्योंकि ये आपका काम है करना। लीनियर इक्वेशन तो आप सॉल्व कर सकते हैं ना खुद से। ठीक है, ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो ए और बी की वैल्यू आ ही जाएगी ना। 9th क्वेश्चन देखिए क्या है। 9th क्वेश्चन है, लेट आर बी रिलेशन फ्रॉम एन टू एन डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एन, ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर, आर द फॉलोइंग ट्रू। कह रहा है कि ए आर के अंदर होंगे, चाहे आप कोई सा भी ए नेचुरल नंबर के अंदर से उठा लीजिए। ठीक है, देखते हैं भाई पहला वाला स्टेटमेंट सही है कि नहीं, हमें चेक करना है। ठीक है, तो हमें जो रिलेशन है वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर डिफाइंड है। डिफाइंड किस तरह है, मैं लिख दे रहा हूँ वापस। डिफाइंड है ए कॉमा बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक, तो कह रहा है पहला वाला ए कॉमा ए जो है वो आर के अंदर होगा। पहला वाला कह रहा है ए कॉमा ए ये आर के अंदर होगा फॉर ऑल ए बिलोंगिंग्स टू एन। मतलब आप कोई सा भी ए ले लीजिए एन के अंदर से। एन क्या होता है आपका, एन होता है 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, है ना। कह रहा है ए आप कुछ भी ले लीजिए, ए कॉमा ए वो आपका रिलेशन के अंदर होगा। चलिए देख लेते हैं भाई, मैं 2 ले रहा हूँ, 2 नेचुरल नंबर के अंदर है। देखते हैं 2 कॉमा 2 ये रिलेशन के अंदर है कि नहीं है, ये चेक करेंगे। ठीक है, तो ये ए है, ये बी है। अगर रिलेशन के अंदर होगा ये ऑर्डर पेयर, ध्यान से सुनिएगा, ये ऑर्डर पेयर अगर रिलेशन के अंदर होगा तो इस वाले कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो क्या ए बराबर बी स्क्वायर आएगा? ए की जगह मैं 2 रख रहा हूँ, बी की जगह 2। क्या 2 बराबर 2 स्क्वायर होता है? नहीं होता है। नहीं होता तो ये बिलोंग नहीं करेगा, डज नॉट बिलोंग टू आर। यानी पहला वाला स्टेटमेंट आपका गलत है। क्यों गलत है? मैंने एक 2 लिया, 2 कॉमा 2 आर के अंदर नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि ये इस वाले कंडीशन को जो कि क्वेश्चन में गिवन था यहाँ पे, इसको सेटिस्फाई ही नहीं किया, तो बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, अब बिलोंग नहीं करेगा, क्वेश्चन में बोला था आप कोई सा भी ए ले लीजिए नेचुरल नंबर में से। क्वेश्चन में बोला था आप कोई सा भी ए ले लीजिए नेचुरल नंबर में से, ए कॉमा ए पक्का आर के अंदर होगा। तो मैंने 2 लिया, 2 कॉमा 2 तो मिला ही नहीं आर के अंदर। जब नहीं मिला यानी पहला गलत है, पहला वाला फॉल्स है। ठीक, दूसरे वाले पास जाते हैं भाई। दूसरा कह रहा है ए कॉमा बी अगर रिलेशन के अंदर है तो इंप्लाई करेगा बी कॉमा ए भी रिलेशन के अंदर है। तो मैं एक अगर ए कॉमा बी रिलेशन के अंदर ले रहा हूँ, मतलब मैंने मान लिया है कि ये रिलेशन के अंदर है। रिलेशन के अंदर है तो पक्का ए बराबर बी स्क्वायर रहा होगा। तो क्या कोई जरूरी है बी स्क्वायर बराबर ए हो जाए? कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। तो बी कॉमा ए आर के अंदर नहीं होगा। ठीक है, नहीं समझा रहा, कोई बात नहीं, मैं एग्जाम्पल के जरिए समझा देता हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है। ध्यान से देखिएगा, कह रहा है आप ए कॉमा बी लीजिए आर के अंदर, बी कॉमा ए आपको आर के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से। मैं ले रहा हूँ 4 कॉमा 2, ये रिलेशन के अंदर होगा। ये जो 4 है वो ए है, ये जो 2 है वो बी है। तो जब आप 4 बराबर 2 स्क्वायर लिखेंगे यानी वही ए बराबर बी स्क्वायर, तो ये लाइन सही है। अब इसका उल्टा करते हैं 2 कॉमा 4, क्योंकि क्वेश्चन में ए कॉमा बी लिया था, बोला बी कॉमा ए भी होगा आर के अंदर, तो मैं चेक कर ले रहा हूँ होगा कि नहीं होगा। 2 कॉमा 4 देखते हैं ये आर के अंदर होगा कि नहीं होगा। अब इस बार जो 2 है वो ए होगा, ये जो 4 है वो बी होगा। तो क्या 2 4 के स्क्वायर के बराबर होगा? यानी ए क्या बी स्क्वायर के बराबर होगा? नहीं होगा, तो यानी यहाँ पे नहीं बिलोंग करेगा। तो ये जो फॉल्स है सेकंड स्टेटमेंट, है ना। क्यों फॉल्स है आपको समझ आ रहा होगा। मैंने क्या किया है, मैंने 4 कॉमा 2 आर के अंदर लिया, और ऑब्वियस सी बात है होगा आर के अंदर, क्योंकि 4 बराबर 2 स्क्वायर होगा। पहला वाला दूसरे वाले के स्क्वायर के बराबर होगा, तो पहला वाला जो ऑर्डर पेयर है वो तो बिलोंग करेगा। लेकिन कह रहा है इसका उल्टा, यानी 2 कॉमा 4 ये भी बिलोंग करना चाहिए। तो 2 कॉमा 4 बिलोंग नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है बिलोंग? क्योंकि इस वाले कंडीशन को सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है।
सेटिस्फाई नहीं करेगा तो बिलोंग नहीं करेगा, यानी दूसरा वाला फॉल्स है। ठीक है, एक काम कर लीजिए, इन सारी चीज़ों को लिख लीजिए, मैं मिटाने आ रहा हूँ। तो देखिए तीसरा वाला क्या कह रहा था, तीसरा कह रहा है ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। तो कह रहा है इम्प्लाई करेगा, ये इम्प्लाई का साइन होता है, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। मतलब आप अगर ए कॉमा बी और बी कॉमा सी ले रहे हैं रिलेशन में से, तो ए कॉमा सी भी रिलेशन के अंदर होगा, यानी इस ए और इस सी से जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो भी रिलेशन के अंदर होगा, ऐसा कह रहा है। देख लेते हैं भाई सही है गलत। मैं ले रहा हूं 81,9, ठीक, ये रिलेशन के अंदर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये ए है, ये बी है, ठीक, और जो 81 है वो 9 स्क्वायर के इक्वल है। तो पहला वाला जो ऑर्डर पेयर है, ठीक है, 81 जो है वो 9 स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये जो पहला वाला ऑर्डर पेयर है वो रिलेशन के अंदर होगा, क्योंकि इस वाले कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। 81 यहाँ पे लिख देंगे इजगल टू बी की जगह 9 का स्क्वायर वो भी 81 होता है। ठीक है, तो ये ऑर्डर पेयर रिलेशन के अंदर होगा। कह रहा है एक और ऑर्डर पेयर बनाइए जिसमें पहला वाला 9 हो, क्योंकि बी कॉमा सी बनाना है, तो ये ए कॉमा बी है, तो यहाँ पे बी आ गया, बी कॉमा मैं यहाँ पे 3 ले रहा हूँ। ठीक है, बिलोंग्स टू आर, ये भी करेगा क्योंकि ये जो 9 है वो 3 का स्क्वायर होता है। दूसरा वाला ऑर्डर पेयर भी करेगा। मैं इन सब चीज़ों को मिटा दे रहा हूँ। ये दो ऑर्डर पेयर रिलेशन के अंदर होंगे, इसमें कोई आपको शक नहीं होना चाहिए। मैंने एक 8,9 लिया, ठीक, सॉरी गलत लिख दिया मैंने 81,9 लिया है और 9,3 लिया है रिलेशन के अंदर। तो क्या इस 81 और इस 3 से जो ऑर्डर पेयर बनेगा, 81 और 3 से जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो भी आर के अंदर होगा? चेक कर लेते हैं। 81 क्या 3 के स्क्वायर के इक्वल होगा? कभी जिंदगी नहीं होगा। तो जब नहीं इक्वल होगा तो ये नॉट बिलोंग हो जाएगा, यानी तीसरा वाला भी गलत है। ठीक है, जस्टिफाई मैंने कर दिया है तो मेरा काम खत्म। अब देखिए 10th क्वेश्चन क्या है। 10th क्वेश्चन है लेट ए बराबर दिस, बी बराबर दिस सेट और एफ बराबर दिस सेट, आर द फॉलोइंग ट्रू। कह रहा है एफ इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, हमें चेक करना है कि क्या एफ जो है वो रिलेशन है ए से बी पर। चेक कर लेते हैं। पहला वाला मैं चेक करने जा रहा हूँ। आपने पढ़ा होगा कोई रिलेशन आर, ठीक है, ये रिलेशन तब कहलाता है जब ये सबसेट हो जाए ए क्रॉस बी का। ठीक, बात समझ आ रही है आपको? ए क्रॉस बी का सबसेट हो जाए तो हमें सबसे पहले यहाँ पे ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि रिलेशन जो है वहां पे इस बार एफ है, तो अगर एफ जो है वो सबसेट हो गया ए क्रॉस बी का, तब हम लोग कहेंगे कि एफ इज रिलेशन। ठीक, सबसेट हो गया ए क्रॉस बी का तब, तो हमें ए क्रॉस बी पहले निकालना पड़ेगा। ए क्रॉस बी निकालेंगे हम लोग, टाइम लगेगा। 1 का ऑर्डर पेयर 1 से बनेगा, 1,1। 1 का ऑर्डर पेयर 5 से बनेगा, ये करने आपको आता होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना में। फिर 1 का ऑर्डर पेयर ध्यान से देखिएगा 9 के साथ बनेगा, 1 का ऑर्डर पेयर 11 के साथ, 1 का ऑर्डर पेयर 15 के साथ, 1 का ऑर्डर पेयर 16 के साथ। ठीक, ऑर्डर पेयर तो आपको बनाने आता होगा, क्लास 11th की चीजें हैं ये। ठीक है, फिर अब इस 2 से ऑर्डर पेयर बनाएंगे, 2 फिर 1, दैट इज 2,1। ठीक, फिर 2,5, 2,9। ठीक, फिर 2,11, 2,15, 2,16। ठीक, फिर 3,1 आएगा, 3,5 आएगा, ठीक है, 3,9 आएगा, 3,11 आएगा, 3,15 आएगा, 3,16 आएगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना हूँ, आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना आता होगा। ठीक है, 4,1 होगा, 4,5 होगा, ठीक है, 4,9 होगा, 4,11 होगा, 4,15 होगा, ठीक, 4,16 होगा। इतने एलिमेंट्स होंगे ए क्रॉस बी के अंदर।
अब हमें चेक करना है कि हमारा जो f दिया था, f दिया है हमें, क्वेश्चन में बोला f, देखिए ध्यान से, ये है f, ठीक है। f दिया है 1,5, 2,9, 3,1, ठीक, 4,5, 2,11, ठीक। तो ध्यान से देखिएगा, हमें चेक करना है कि ये f जो है वो a क्रॉस b का सबसेट है कि नहीं। कब सबसेट होगा? जब ये सारे के सारे एलिमेंट्स a क्रॉस b के अंदर आ जाएंगे। देखिए 1,5 ये रहा, 2,9 ये रहा, 3,1 ये रहा, 4,5 ये रहा, 2,11 ये भी कहीं होगा, 2,11 ये रहा। तो ये जो हर एक एलिमेंट है वो सब इसके अंदर हैं, जब अंदर होते हैं तो सबसेट हो जाता है। तो यहाँ से मैं ये लिख पाऊंगा ना लाइन कि f जो है वो सबसेट है a क्रॉस b का, और जब सबसेट है तो f रिलेशन होगा, f इज अ रिलेशन, ठीक। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना, f क्या होगा? रिलेशन होगा। तो पहला वाला तो सही है, पहला वाला क्या है? ट्रू है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कैपिटल T फॉर ट्रू। इसे नोट कर लीजिए क्योंकि अब हम लोग दूसरा सॉल्व करेंगे, ठीक है। दूसरा है f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b। आपको फंक्शन का डेफिनेशन याद होगा, ठीक है। f फंक्शन तब होता है जब एक f जो है वो रिलेशन हो, ठीक है। सिर्फ इतना ही नहीं, रिलेशन हो प्लस एवरी एलिमेंट हैज यूनिक इमेज। हर एक एलिमेंट के पास यूनिक इमेज होना चाहिए, ठीक। ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाएंगी तब हमारा जो ये f है वो फंक्शन कहलाएगा, ठीक। देखते हैं। तो f रिलेशन तो है, अभी हमने चेक किया f जो है वो रिलेशन है, तो रिलेशन नहीं चेक करेंगे हम लोग, बस ये चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक a बना रहा हूँ क्योंकि फंक्शन a से b पे डिफाइंड है, और एक b बना रहा हूँ, ठीक। दो चीजें यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, एक मैंने a बनाया है, एक b बनाया है, क्योंकि जो मेरा फंक्शन है वो a से b पे डिफाइंड है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। कहाँ बोला है? ये तो रहा a टू b, है ना। f जो है वो a से b पे डिफाइंड है। a के अंदर है 1 2 3 4, b के अंदर है 1 5 9 11 15 16, और क्वेश्चन में बोला है 1,5 बोला है, इसका मतलब 1 5 से मैप हुआ है, ठीक है। 1 जो है वो 5 से मैप हुआ है, बात समझ आई आपको। फिर क्वेश्चन में बोला है 2,9, 2 जो है वो 9 से मैप हुआ है। फिर 3,1 बोला है क्वेश्चन में, यानी 3 जो है वो 1 से मैप हुआ है। फिर 4,5 बोला है, 4 जो है वो 5 से मैप हुआ है। फिर 2,11 बोला है, तो ये जो 2 है वो 11 से मैप हुआ है, ठीक। तो आप क्लियरली देख सकते हैं हर एक एलिमेंट का इमेज तो है, 1 का इमेज है, 2 का भी इमेज है, 3 का भी इमेज है, 4 का भी इमेज है, कोई एलिमेंट खाली नहीं छूटा है। तो एवरी एलिमेंट हैज इमेज। अब चेक करेंगे यूनिक है कि नहीं है। अब ध्यान से देखिएगा, 2 का इमेज 9 भी है, 2 का इमेज 11 भी है, 2 का इमेज 9 भी है, 2 का इमेज 11 भी है, मतलब इस 2 के 2 इमेजेस हैं, 2 इमेज है, इसका 2 इमेज है। इस 2 का 2 इमेज है, 9 और 11। ये जो 2 है वो 2 लोगों से मैप कर गया है, और जब भी 2 लोगों से मैप कर जाएगा तब कहेंगे फंक्शन नहीं है, ठीक है। मैंने बोला था यूनिक इमेज, ठीक है। तो 2 जो है, 2 हैज इमेज 9, 2 हैज इमेज 11। तो डिफरेंट इमेज है, और जब डिफरेंट इमेज होता है तो फंक्शन नहीं होता है, मैं लिखूंगा नॉट फंक्शन, ठीक। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ओके, इजी है। अब क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, लेट f बी ए सबसेट ऑफ z क्रॉस z डिफाइंड बाय f इज इक्वल टू दिस, इज f इज अ फंक्शन फ्रॉम z टू z, जस्टिफाई योर आंसर।
ये भी आसान सा क्वेश्चन है, बस हमें ध्यान देने की जरूरत है। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा सोल्यूशन क्या है। कह रहा है एफ जो है वो एक फंक्शन है जेड से जेड पर, ठीक। डिफाइन कैसे हो रहा है, एफ इजल टू, ठीक, ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी, ए प्लस बी, ठीक। ए और जो बी है वो जेड से आने चाहिए, इस तरह से हो रहा है, ठीक। मैंने आपको बताया था ये चीज़ एक्स होती है और ये चीज़ एफ एक्स होती है, मैंने आपको बताया था। तो मैं अगर लिख रहा हूँ एफ ऑफ एक्स इजल टू समथिंग, ठीक, तो आपको इस वाले साइड ए प्लस बी लिखना होगा, ठीक है, क्योंकि यही जो है वो एफ एक्स है। और बीच में आपको इस एक्स के जगह ए बी लिखना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो ये अल्टीमेटली हो जाएगा एफ ऑफ ए कॉमा बी इजल टू ए प्लस बी, ठीक है। यानी ये जो पहला होता है वो अंदर लिखा जाता है, ये जो दूसरा होता है वो बाहर लिखा जाता है। ये बात समझ आई आपको? ये सब मैं चीजें बता चुका हूँ आपको अभी जस्ट कुछ देर पहले, ठीक। तो हमें चेक करना है ये जो एफ है वो फंक्शन है कि नहीं है, देख लेते हैं। मैं एक, देखिए क्या कर रहा हूँ, ए के जगह मैं 0 रख रहा हूँ, बी के जगह 1 रख रहा हूँ। ये हो जाएगा एफ 0 इंटू 1, 0 मल्टीप्लाई बाय 1, है ना, क्योंकि ए इंटू बी है। 0 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज 0 इजल टू, ए के जगह मुझे 0 रखना पड़ेगा प्लस इस बी के जगह 1 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ एफ ऑफ 0 की वैल्यू आ जाएगी 1। अब देखिएगा मैं ए के जगह 0 रख रहा हूँ, बी के जगह 5 रख रहा हूँ, ठीक है। तो जाएगा एफ 0 मल्टीप्लाई बाई 5 इजल टू, एफ ऑफ 0 ही होगा क्योंकि 0 मल्टीप्लाई बाई 5 0 ही होता है, इजल टू ए के जगह हम लोग 0 रखेंगे, बी के जगह 5 रखेंगे, इजल टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 0 इजल टू हो जाएगा 5। तो 0 1 से भी मैप कर रहा है, 5 से भी मैप कर रहा है, तो एक ही एलिमेंट के दो इमेजेस हैं, इस 0 के दो इमेजेस हैं, एक इमेज है 1, एक इमेज है 5। ये जो 0 है वो दो लोगों से मैप कर जा रहा है भाई, तो मैं कह सकता हूँ डिफरेंट इमेज है, ठीक है। मैं क्या कहूँगा, डिफरेंट इमेज, डिफरेंट इमेज। और जब डिफरेंट इमेज होता है तो नॉट फंक्शन, नॉट फंक्शन, सिंपल। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है, लेट ए इज इक्वल टू दिस सेट एंड लेट एफ जो है वो ए से एन पे डिफाइंड है, बी डिफाइंड बाय एफ एन इज इक्वल टू द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, फाइंड द रेंज ऑफ एफ, ठीक है। तो बहुत ही ईजी है, आप चाहें तो खुद से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कह रहा है एक हमारे पास ए है 9 10 11 12 13, कह रहा है एफ एन जो है वो इस तरह से डिफाइंड है, ये है हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, ठीक। तो हमें रेंज निकालना है, तो मैं सबसे पहले एफ ऑफ 9 निकालूंगा, इस 9 का इमेज निकालूंगा। तो 9 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर बताइए क्या होता है। 9 के फैक्टर्स होते हैं 1 3 और 9, यही 3 फैक्टर्स होते हैं। प्राइम 1 नहीं है, 9 भी प्राइम नहीं है, तो एक ही हाईएस्ट फैक्टर होगा, वो है 3। तो एफ ऑफ 9 की वैल्यू 3 आ जाएगी, क्योंकि बोला है क्वेश्चन में हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, मतलब इस एन का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर। एफ ऑफ 10 निकालेंगे हम लोग, तो 10 के कितने फैक्टर होते हैं, एक तो 1 होता है ना, प्राइम फैक्टर ही बस लिखिए, है ना, क्यों सारा लिखना, हमें बस प्राइम फैक्टर ही लिखने होंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5, तो सबसे बड़ा कौन सा है, 5 वाला है, एफ ऑफ 10 की वैल्यू 5 हो जाएगी। एफ ऑफ 11 खुद एक प्राइम नंबर है, तो इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टराइजेशन 11 ही होगा, ठीक है। एफ ऑफ 12, ठीक है, 12 के दो ही प्राइम फैक्टर होते हैं, वो हैं 2 और 3, इसके अलावा और कोई प्राइम फैक्टर नहीं होता है, तो हाईएस्ट तो 3 है, ठीक। फिर मैं निकालूंगा एफ ऑफ 13, 13 एक खुद प्राइम नंबर है, तो एफ ऑफ 13 की वैल्यू 13 आ जाएगी, ठीक है। तो रेंज मतलब होता है, रेंज मतलब होता है, मैंने आपको बताया था एफ एक्स को वाई मान लीजिए, तो ये वाई, ठीक है, ये भी वाई, ये भी वाई, ये भी वाई, ये भी वाई। तो वाई की क्या क्या वैल्यूज आई हैं, 3, पहला हो जाएगा रेंज के अंदर 3, दूसरा हो जाएगा 5, ये 5, फिर हो जाएगा 11, फिर हो जाएगा 11,
कॉमा 3, 3 तो आ गया, वापस लिखूंगा नहीं, फिर लिखूंगा 13। तो ये आपका रेंज हो जाएगा। रेंज मतलब y की क्या क्या वैल्यू, fx को y मान लेना होता है, तो ये y है, y मतलब 3, 5, 11, 3, 13। ठीक है, तो रिपीटिशन अलाउ नहीं होता, तो हम लोग 2 बार नहीं लिखेंगे 3। यही हमारा आंसर हो जाएगा। मैंने आज सारे क्वेश्चंस करा दिए आपके नए